अब हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर में, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर में। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली क्या होती है? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली बस ये समझ लीजिए कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट होती है, एक लिस्ट को कॉम्प्रेस करके दूसरे लिस्ट में डाल दिया जाता है वैसे तो। लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर इसके तरीक़ेकार से पढ़ें तो क्या हमें बताता है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन प्रोवाइड अ कॉन्साइज वे टू क्रिएट लिस्ट। Common applications are to make new list where each element is the result of some operations applied to each member of another sequence or iterable, or to create a subsequence of those elements that satisfy certain condition। मतलब इसका यही है कि जब भी आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप क्या करते हैं कि टू मेक न्यू लिस्ट, आप एक नई लिस्ट बनाते हैं। फिर ईच एलिमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ सम ऑपरेशन। जब भी उसका उस जो एक खाली लिस्ट आपने बनाई है, एक न्यू लिस्ट बनाई है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म होकर उसके अंदर स्टोर होने आते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए भी समझाता रहता हूँ साथ साथ कि हम एक खाली लिस्ट ले लेते हैं। हमने एक बिल्कुल एम्प्टी लिस्ट ली है, जैसे कि अभी हमने पीछे एक एग्जांपल भी की थी, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही किया था कि एक खाली लिस्ट ली थी हमने ग्राफ वाले मेरे ख्याल से उसमें एग्जांपल में हमने की थी। हमने एक खाली लिस्ट ली है। अब हम एक कहीं और से रिज़ल्ट जो आ रहा है वो इसके अंदर शो होगा और इसी लिस्ट को हम शो करवाएंगे। बेसिकली इसी को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मतलब लिस्ट को कॉम्प्रेस करना, इसी को बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। मतलब जो डेटा आ रहा है वो उस लिस्ट के अंदर हम कॉम्प्रेस करके स्टोर कर रहे हैं और एंड में हमने उसी लिस्ट को उसको प्रिंट करवा देना है कि उसके अंदर कौन कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है। और ये डेटा रहा है यहाँ से, जिस तरह से हमने एक लूप लगाया है, हमने एक स्क्वायर्स लेना है, हमने इंटीजर्स का फ्रॉम 0 to 10 हमने इंटीजर्स के स्क्वायर लेने हैं। और इस तरह 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह अप टू 10 हमने इनके स्क्वायर्स लेके हम स्क्वायर वाली लिस्ट में हम स्टोर करवाएंगे और इसको हम शो करवाएंगे। इसी को बेसिकली लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं, कि हम कहीं और से डेटा ला के इसके अंदर कॉम्प्रेस कर रहे हैं, के स्टोर कर रहे हैं और फिर इसी को हम वक्त आने पे एक्सेस कर रहे हैं, इसको एक्सेस करके प्रिंट करवा रहे हैं। तो कहना बस बहरहाल बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ फॉर एक्स इन हम रेंज कर देते हैं 10 तक, ठीक है। हम 10 कर देते हैं और फिर हम स्क्वायर को अपेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर वाली लिस्ट तो हम इसी के अंदर अपेंड कर देंगे। किसको अपेंड करेंगे? हमारा और x को 2 से, ठीक है, पावर ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर ले रहे हैं हम। तो ये क्या करेगा हमको, इसको देखिए हम रन करते हैं। अब हम स्क्वायर को प्रिंट करवाएंगे। जब भी हम स्क्वायर को प्रिंट करवाएंगे ये हमें क्या करेगा, ये हमें देगा 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81। अब ये देखिए कि इसने 0 से शुरू किया है, 0 फिर 1 का स्क्वायर लिया, 1 2 का स्क्वायर लिया, 4 3 का स्क्वायर लिया, 9 4 का स्क्वायर लिया, 16 5 का स्क्वायर लिया, 25 और इसी तरह इसने 9 तक गया है। 10 को इसने एक्सक्लूड किया है। 10 अगर हम लिख रहे हैं तो ये 0 से 9 तक आएगा। 10 को ये एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। वैसे ये 10 ही जाते हैं, रेंज 10 ही बनती है। 0 से अगर हम 9 तक काउंट करें तो ये 9 इंटीजर्स बनते हैं। तो इसका भी यही मतलब है कि 0 को काउंट जो करना है ना, 0 की भी काउंटिंग रेंज वाले फंक्शन में काउंट होता है। तो अब ये देखिए कि 0 से लेके 8 में आ रहा है। हमने इसका आउटपुट जो है हमने स्क्वायर की लिस्ट में कॉम्प्रेस करके स्टोर करवाया। ये खाली लिस्ट थी। अगर हम यहाँ पर अगर स्क्वायर को प्रिंट करवाते ना तो ये क्या करता है, ये देखिए ऊपर वाली स्क्वायर में कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पे खाली स्क्वायर को प्रिंट करवाएं तो ये इट इज़ नथिंग, इट इज़ एम्प्टी क्योंकि यहाँ है ही एम्प्टी, तो ये है यहाँ भी एम्प्टी है। लेकिन जब हमने इसका डेटा हमने स्क्वायर डॉट अपेंड के ज़रिए हमने उसके अंदर स्टोर करवाया, क्योंकि ये इसी को लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। और फिर ये हमें उसके स्क्वायर्स का डेटा शो कर रहा है, तो बेसिकली इसको हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। अच्छा, इसके राइट करने के कुछ और तरीके भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसका कुछ एक ही लाइन में अभी तो फ़िलहाल हमने इस तरीके से राइट किया है ना। अगर हम इसको राइट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसी में ही कर देता हूँ।
इसको तो अभी हमने एक ही उसमें कर दिया। ये अभी आपको लोड कोड कितने लाइनों में पड़ा, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन, और फिर चौथे में जाके आपने इसको प्रिंट करवाया। लेकिन अगर हमें इसी कोड को एक ही लाइन में लिख दूं तो ये भी तरीका होता है पाइथन के अंदर। स्कोर का वेरिएबल लेने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं x मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर मैं कर देता हूँ 4x इन रेंज 10। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूँगा स्क्वायर्स। ये देखिए इसका भी एग्जैक्टली वही आंसर है जो इसका यहाँ पर आंसर है। ये फ़र्क ये है कि सिर्फ ये एक लाइन में हमने लिख दिया, और ये जो है ना ये हमने एक्सप्लेन करने के लिए हर किसी को, ताकि इस उसमें कर दिया। ये वाला कोड अक्सर किसी को शुरू में समझ नहीं आता, क्योंकि जो न्यू भी होते हैं, मतलब नई मतलब पाइथन को कोड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उनको शुरू में ये मुश्किल लगता है। लेकिन बाद में जब वो यूज़ टू हो जाते हैं तो फिर वो ये वाला लंबा लिखने के बजाय वो फिर इसी वाले को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ही है। बेसिकली हमने एक लिस्ट बनाई और हमने उसका 4 का लूप लगाया, और 4 के लूप में हमने x के स्क्वायर्स रखे हैं, और इसी को हमने लिस्ट के अंदर ही एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर करवाया, और एक वेरिएबल लिया और सारा इस पूरी लिस्ट का डेटा हमने स्क्वायर वेरिएबल के अंदर रखा, और फिर इस वेरिएबल को हमने जब प्रिंट करवाया तो उसका वो एग्जैक्टली वही आउटपुट है जो इस वाले का डेटा था। तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा, हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की हम एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है। हम एक और जल्दी इसकी एक एग्जांपल इसलिए करते हैं, इसमें हमने जल्दी हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। हम एक कॉम्स का वेरिएबल ले लेते हैं, या कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। फिर हम एक 4x, इसके अंदर हम कंडीशन भी यूज़ कर लेंगे। 4x इन हम एक लिस्ट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर हम एक नेस्टेड फॉर लूप कर लेते हैं, मतलब 4 के अंदर फॉर लूप कम कर लेते हैं। 4 y इन हम दो लिस्टें ले लेते हैं। एक पहली लिस्ट हमने 1 2 3 की ले ली, तीसरी लिस्ट हमने ले ली 3 2 1 की ले ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि भाई इफ़ अगर जो है ना x जो कि 1 2 3 की लिस्ट है, अगर x इक्वल नहीं है किसके, y के, अगर x इक्वल नहीं है y के, तो फिर क्या कर दो भाई, आप कर दो कोई कि कॉम्स डॉट अपेंड कर दो किस फॉर्म में, x डॉट वाई की फॉर्म में, ठीक है। x डॉट वाई की फॉर्म में आप अपेंड कर दो। तो जब हम इसको रन करेंगे और कॉम को इसको रन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से बोलेगा। हाँ, कुछ इस तरह से देखा है कि 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1। हमने बस जस्ट ये बोला है कि अगर x y के इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है x y के इक्वल नहीं है। अगर ऐसे होता कि 1 की जगह यहाँ 1 होता, 2 की जगह यहाँ 2 होता, 2 की अब देखिए 1 3 1 2, ठीक है। 1 2 1 1 नहीं है, देखिए 1 1 इसके अंदर नहीं आएगा। जो भी दो x और y, देखिए x और y इन दोनों में कहीं भी आपको सेम नज़र नहीं आएंगे, इससे डिफरेंट नज़र आएंगे आपको। तो देखिए 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 1। लेकिन ये देखिए यहाँ पे जब 2 और 2 दोनों सेम बन रहे थे, इसने वो भी एक्सक्लूड कर दिया। 1 और 1 एक सेम बन रहे थे, क्योंकि देखिए ना 1 के साथ 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बना, 1 का 2 के साथ बना, 1 का 1 के साथ भी बनता था, वो नहीं है यहाँ पे। इसी तरह 3 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनता था, वो भी नहीं है यहाँ पे। 2 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन भी बनता था, वो भी नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसको हमने कॉम्प्रेस करके इस लिस्ट के अंदर स्टोर किया, और उसको हमने फिर जब शो करवाया तो हमें ये इसका आउटपुट मिला। तो अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें, एक ही लाइन में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं s का, ना भी लें तो ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे। लेकिन अगर हम इसको इस फॉर्म में हम इसका आउटपुट शो करेंगे x y फॉर x in 1 2 3 एंड फॉर y in 3 2 1, ओके। और क्या करेंगे कि फिर हम if x नॉट इक्वल टू y, ठीक है।
बस इतना सी हमें करना है। हमने क्या किया है कि भाई x कॉमा वाई फॉर x इन दिस लिस्ट फॉर y इन दिस लिस्ट इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y, x को प्रिंट करवा देंगे s को, तो फिर देखिए एग्जैक्टली वही आंसर है इसका भी 1 3 1 2 2 3 2 1 3 2 3 3 1। यहाँ हमने सिर्फ एक लाइन में इस पूरे कोड को हमने कंप्रेस करके लिख दिया है, और यहाँ हमने इतना बड़े कोड को करके लिखे। ये भी बेसिकली कंप्रेशन ही है कि हमने इतने बड़े कोड को एक लाइन में कंप्रेस करके लिख दिया है, वो भी लिस्ट के ज़रिए यूज़ करते हुए। लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं तो ये भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहलाता है। अच्छा, अब हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन की तरफ चलते हैं। नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली यही होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हो, मतलब जिस तरह अभी हमने आपको बताया था कि ये नेस्टेड लूपिंग टेक्निक्स हैं कि लूप के अंदर लूप, इसी तरह से नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी मतलब यही है कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी यूज़ करो आप, लेकिन उसको नेस्ट भी कर दो एक और लिस्ट के अंदर, तो उसको हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसकी एक मैट्रिक्स वाली एग्जांपल ले लेते हैं। आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स का तो पता ही होगा कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स वाली एग्जांपल में हम क्या करते हैं, लिस्ट के अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4, और फिर इसी तरीके से हम एक और लिस्ट बना लेते हैं, जैसे 5 6 7 एंड 8, 5 6 7 एंड 8। फिर एक और लिस्ट ले लेते हैं, जैसे कि 9 10 11 एंड 12, 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये हमने एक लिस्ट ले लिया। अब हमने क्या करना है, हमने इस मैट्रिक्स का ना ट्रांसपोज कर लेना है। ट्रांसपोज आपको पता ही होगा क्या होता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना या कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम एक वेरिएबल लेते हैं हम एक लिस्ट लेते हैं, लिस्ट के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं रो, इसको हम आई से डिनोट करते हैं क्योंकि एक रो है, एक रो जितनी भी रो होंगी वो आई का हम उसमें लेते हैं। फिर फॉर रो इन किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स वाले इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर फॉर रो इन मैट्रिक्स। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छा ये भी हमारा इसके अंदर होगा क्योंकि ये इसके अंदर भी बिल्ट इन लिस्ट हैं, तो इस वजह से ये भी एक लूप जो है ना हमारा एक लिस्ट के अंदर ही लगेगा, तो ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा इस तरीके से। सही है, तो फिर यहाँ से हम लेंगे फॉर आई इन रेंज, ठीक है, क्योंकि हमने रेंज के ज़रिए इसको करना है कि क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, कॉलम कितने हमारे पास कॉलम है, ये वो सॉरी कॉमा आना था यहाँ पे, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं हमारे सामने, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे तो लिस्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, वाई रो आई। ओके, अच्छा, लिस्ट के ऑब्जेक्ट इसलिए कॉलेबल होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पैरेंथेसिस के बजाय हम इसको लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे। अब हम इसको चलाएंगे तो अब तो चलना चाहिए, चलना, ठीक है, अब सही है। अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये हमें कुछ ऐसे देगा, ये देखिए 1 2 3 4 को इसने क्या किया, 1 5 9 देगा, 2 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 1 5 9 का इसने एक कॉलम बना दिया। इस रो को इसने ये कॉलम, ये देखिए इस कॉलम को, ये 1 5 9 के कॉलम को इसने क्या किया, एक उसमें कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में, 1 5 9, फिर 2 6 10 इसमें आ गया, 3 7 11 यहाँ आ गया, फिर ये 4 8 और 12 यहाँ आ गया। इसने रोज़ इनटू कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं। अच्छा, रियल वर्ल्ड में जब हम प्रोडक्शन लेवल पे जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम रोज़ का ट्रांसपोज लेना हो तो हम इस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से मैंने अभी ये आपको बताया है। रियल वर्ल्ड में हम क्योंकि जल्दी करना होता है, तो रियल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं कि हम लिस्ट
का एक फंक्शन लेके उसके ऊपर हम ज़िप का फंक्शन लगा देते हैं। अब ज़िप का फंक्शन क्या करता है बेसिकली, ये बस यही करता है कि रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देता है। अब लिस्ट का फंक्शन लिया, ज़िप किया, उसके इसको पैरेंथेसिस के अंदर हमने, अच्छा ये पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा है, ठीक है। ज़िप का फंक्शन लिया, फिर उसको हमने ये स्टैटिक का फंक्शन स्टैटिक लगा के फिर उस वेरिएबल दे दिया, जिस वेरिएबल का आपने जिस मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना हो। तो अब ये देखिए, ये इसका भी एग्जैक्टली वही आंसर होगा जो अभी मैंने आपको इस वाले कोड में बताया। तो क्योंकि ये इतना शॉर्ट है, एक ही वर्ड में सारा आपको जवाब मिल जाता है। लाजमी नहीं है कि आप ये पूरा ये फॉर का लूप लगाएं और इसको ट्रांसपोज लेने के लिए आपको पूरा लिखें। बस आप सिर्फ ज़िप का फंक्शन के ज़रिए आप, क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, सारे हम जो भी यूज़ कर रहे हैं बिल्ट इन ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाइथन की पाइथन इतनी वर्सटाइल है कि इसके अंदर हर चीज़ आपको बनी बनाई मिल जाती है। आपने सिर्फ उस फंक्शन को सही जगह अप्रोप्रिएट वे में यूज़ करना है। अब ज़िप को हमने फंक्शन लगाया, देखिए इसका भी 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12, इसका भी वही आंसर है। अच्छा, अब हम डेल स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं अपने। डेल स्टेटमेंट, क्योंकि मैंने आपको अपने उसमें बताया था कि डेल स्टेटमेंट अपने कंटेंट में एक रिमूव की स्टेटमेंट तो आपको पता है, या आपने कोई पॉप की स्टेटमेंट भी आपको पता है कि डिलीट करने के लिए आपको पॉप का फंक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, रिमूव का फंक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ डिलीट करनी हो तो आप डेल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं साथ के साथ ही आपको बताना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने आपको उस वक्त साथ के साथ अगर हम प्रॉब्लम में इसको यूज़ करते तो आप यूज़ हो जाते। लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको यूज़ करना चाहते हैं क्या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर में कुछ इंटीजर्स हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने डिलीट करने हैं कुछ इंटीजर्स। हमने कुछ इंटीजर इसके अंदर डिलीट करने हैं, तो हम उसको एज अ डेल स्टेटमेंट के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेल के ज़रिए हम डेल से DEL लिखेंगे, ठीक है। फिर हमने कौन सा एलिमेंट उसका अंदर से डिलीट करना है, हम उसका इंडेक्स नंबर देना है, एलिमेंट नहीं देना, इंडेक्स नंबर देना है। इंडेक्स नंबर देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 0 1 2 3 4 4 3 नंबर वाला हमने डिलीट कर देते हैं। 3 नंबर है 0 1 2 3 3 हमने डिलीट करना है, ठीक है। हमने किया, इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, अब वो डिलीट हो चुके हैं। अब देखिए इसके अंदर 3 नहीं है। तो ये डेल स्टेटमेंट भी आप रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम हमने डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर पे गुजार दिया है, क्योंकि मैं जल्दी अब इसको कवर करना चाहता हूँ ताकि हम मॉड्यूल वाले चैप्टर पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल फ्लो, फंक्शन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मॉड्यूल्स के फेवरेट है मेरे। तो फिर मॉड्यूल्स पे भी हम टाइम स्पेंड करेंगे अभी, क्योंकि हमने डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ पढ़ा है और काफ़ी टाइम इसके ऊपर लग गया हमारा। अब हम जल्दी कवर करते हैं ताकि डेटा स्ट्रक्चर हमारा जल्दी से कवर हो जाए। तो अभी हमने टपल एंड सीक्वेंस के बारे में अब हम पढ़ते हैं आगे जल्दी टपल्स के बारे में। वैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ टपल्स क्या होते हैं। टपल्स बेसिकली म्यूटेबल्स होते हैं। लिस्ट जो है म्यूटेबल्स होती हैं, टपल्स इम्यूटेबल्स होते हैं। तो टपल को डिफाइन करने का तरीका क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। पैरेंथेसिस के अलावा अगर आप उसको ऐसे भी लिखना चाहें तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अगर ऐसे लिखना चाहें तो अगर हम इसकी टाइप मालूम कर लेंगे कि टाइप क्या है तो वो हमें बताएगा टपल। लेकिन अगर हम इसको पैरेंथेसिस के बगैर लिखना चाहें तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पैरेंथेसिस के बगैर लिखा है वो भी टपल ही है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ तो ये भी बेसिकली टपल ही है। तो टपल को लिखने का तरीका, वैसे आपको पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी भी होता है। बाज़ दफ़ा ये पैरेंथेसिस अगर आप ना लगाएं तो वो एरर देने लगता है। तो ख़ास तौर पे जब भी आप पूरे टपल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो तब आपको एरर देता है कि आपने पैरेंथेसिस लगाना भूल गए, दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आप सेंटेक्स वाइज आप इसका पैरेंथेसिस ज़रूर लगाया करें, वरना आप अगर पैरेंथेसिस नहीं भी लगाते तो भी ये टपल ही कहलाता है। तो अब टपल का क्या है कि टपल को लिस्ट की तरह नेस्ट भी किया जा सकता है।
जिस तरह से अभी हमारे पास ए बी एक टपल है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और एक वेरिएबल को मैं यू के वेरिएबल में रख देता हूँ और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है। ये भी टपल ही है। अब मैं यहाँ पे इसकी टाइप मालूम कर लेता हूँ कि यू की, तो ये देखिए ये भी टपल ही है। इसके अंदर ही अगर मैं इसको यू को प्रिंट करवा लूँ तो ये देखिए इसके अंदर यू के अंदर ए का पूरा टपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, ये ए का पूरा टपल भी यू के अंदर है और ये अलग से वैल्यू भी इसके अंदर है। तो यू के वैल्यू के अंदर ए और ये दोनों प्रेजेंट हैं। टपल्स आर इम्यूटेबल्स, क्योंकि टपल्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि टपल्स इम्यूटेबल्स होते हैं। इम्यूटेबल और म्यूटेबल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, आप चाहें तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। बेसिकली इम्यूटेबल क्या चीज़ होती है? इम्यूटेबल ये चीज़ होती है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते वंस इट इज़ क्रिएटेड, यानी कि क्रिएट होने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको 0 वाली पोजीशन में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ तो वो नहीं होगा। वो बोलेगा कि भाई टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब वो जब क्रिएट हो जाए उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते। ये दिस इज़ टपल, ये तो बस आप समझ लेंगे टपल चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि टपल जो है ना वो खुद तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर स्टोर ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरह से टपल अपने अंदर लिस्ट को ज़रूर स्टोर कर सकता है। लिस्ट आपको पता है कि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है, बट टपल चेंज नहीं हो सकता। देखिए कि ये 2 लिस्टें हैं, ठीक है, ये 2 लिस्टें हैं जो टपल के अंदर स्टोर हैं। मैं इसकी टाइप अगर जानना चाहूँ तो ये टपल ही है। इसके अंदर देखिए लिस्ट स्टोर है, लेकिन ये है ये टपल, और टपल चेंज नहीं हो सकता क्योंकि अब ये लिस्टें भी टपल के अंदर हैं, तो टपल तो चेंज हो नहीं सकता, तो ये टपल ही कहलाएगा और ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है।